सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर पहली बार 25 जुलाई को पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इस केस को लेकर पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उदय शंकर चौधरी जी से बातचीत हुई जानो जंक्शन की। सर, पहले हम जानना चाहेंगे कि सुशांत के पिता ने जो ये एफआईआर किया है रिया चक्रवर्ती पर, इसमें जो धाराएं लगी हैं उनका क्या अर्थ है और उनकी क्या गंभीरता है, और ये जो धाराएं हैं क्या इनसे रिया की गिरफ्तारी भी संभव है, और ये जो पूरी प्रक्रिया है मुंबई पुलिस की जांच की चल रही है, क्या ये इससे प्रभावित होगा, कुछ प्रभाव पड़ने वाला है इससे? जो के सिंह जी ने जो एफआईआर दर्ज कराई है राजीव नगर थाने में, उस एफआईआर के तहत जो सेक्शंस लगे हैं उसमें 341, 348 जो बेलेबल है उसको छोड़कर 380, 406, 420 और 306 ये नॉन बेलेबल है। उसके साथ में एक कॉन्स्पिरेसी की धारा लगी हुई है 120B। वो 120B का परव्यू इतना बड़ा है कि न केवल रिया चक्रवर्ती, उसके परिवार व अन्य लोग दूर दराज से जो भी इस कांड में संलिप्त होंगे वो इसके घेरे में आ सकते हैं। इस तरह जो है ये गिरफ्तारी इसमें नॉन बेलेबल है, इसलिए गिरफ्तारी संभव है। लेकिन रिया चक्रवर्ती या जिनके भी नाम इसमें दिए गए हैं उनको ये अपना अधिकार है कि वो अपना बेल वगैरह के लिए मूव कर सकते हैं। रही बात जहाँ तक जांच की, तो जांच जो बम्बई पुलिस ऑलरेडी कर रही है, जो यूडी केस दर्ज हुआ था 14 जून को, आत्महत्या कहा गया उसके संदर्भ में, उस जांच के दरमियान अगर बम्बई पुलिस को कुछ साक्ष्य ऐसे मिलते हैं जिससे ये साबित हो कि उनको हत्या के लिए उकसाया गया या उनकी हत्या की गई और इसके लिए कॉन्स्पिरेसी के तहत सारा कुछ फ्रेम किया गया, तो बम्बई पुलिस भी स्वच्छंद है उस पर एक फर्दर एफआईआर दर्ज करने के लिए। अब रही बात कि बेल होना और नहीं होना वो न्यायालय का मामला है, वो एक अलग मुद्दा है। तो जैसी खबर मिली है कि रिया सर्वोच्च अदालत में केस ट्रांसफर करने के लिए पिटीशन फाइल कर चुकी है और इस पर सुशांत के पिता ने कैविएट फाइल किया है। ये क्या टर्म्स हैं? आम लोग इसे समझना चाहते हैं। चूंकि यूडी केस की जांच अभी बम्बई पुलिस कर रही है और इसी बीच जो है अभी जांच रिपोर्ट आई नहीं है, उसके पहले एक एफआईआर दर्ज जो हो गया पटना में। चूंकि इंटर स्टेट का मामला हो गया, दो हाईकोर्ट का जुरिडिक्शन अलग अलग है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ही ट्रांसफ़र फाइल किया जा सकता है। रिया के वकील ने अगर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र फाइल किया है तो वो इसी बेसिस पे किया है कि कॉज ऑफ एक्शन यानी घटना बम्बई की है, इसलिए अगर वो एफआईआर दर्ज हुआ है तो वो वहाँ आना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि जो केविएट के सिंह जी के द्वारा फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उस केविएट का तात्पर्य ये है, इसको लेमन लैंग्वेज में समझा जाए कि हमने न्यायालय मैंने के सिंह ने न्यायालय के समक्ष केविएट के थ्रू ये कहा है कि रिया चक्रवर्ती मामले में अगर जो सुनवाई होती है उसमें हमारे पक्ष को भी सुना जाए और हमारे पक्ष को सुनने के बाद ही आदेश पारित किया जाए। तो केविएट का तात्पर्य यही है कि अगर कोई केस फाइल होने वाला है या हुआ है तो उसमें हमारे पक्ष को सुना जाए और हम वादी या इन्फॉर्मेंट जो है वो अपना पक्ष उसमें न्यायालय के समक्ष रख सकें। तो ये जो एफआईआर है, क्या इसके क्या मेरिट्स हैं या डिमेरिट्स हैं, इस पर क्या आप कोई चर्चा करना चाहेंगे? इस एफआईआर में चूंकि यूडी केस में जो वो बम्बई पुलिस कर रही है वो एक वेग है, वो दिशाहीन की तरह वो एक इन्वेस्टिगेशन है, उनके पास अभी तक कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन इस एफआईआर में चूंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने जो एलिगेशंस लगाए हैं रिया चक्रवर्ती पर और उनके परिवार वालों पर एवं अन्य लोगों पर, जिसकी जांच उन्होंने स्पेसिफिक तौर पर कहा है कि साक्ष्य के साथ कहा है कि इस तरह की घटना उनके द्वारा की गई है, जिसका कि ओरल एविडेंस उनकी बहन भी दे रही हैं और उनके मित्र भी दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बेसिस पर जब पटना पुलिस का ये अनुसंधान आगे बढ़ेगा और अगर न्यायालय इसको एक साथ कर भी देती है दोनों अनुसंधान को, तो बम्बई पुलिस की ये मजबूरी हो जाएगी कि इस एफआईआर को उनको अपने जांच में लेना पड़ेगा। और ये सारे तथ्य जो बम्बई पुलिस नहीं ले रही थी, जैसा कि आरोप सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि नहीं लिया जा रहा है, ये सारे चीज़ अब उनकी बाध्यता हो जाएगी कि उनको लेनी पड़ेगी। एक और बात कि बिहार पुलिस जब मुंबई पहुंची रिया के घर पर तो वो नदारद थी, तो क्या रिया को इस केस में फरार घोषित किया जा सकता है? फरार घोषित तो न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, लेकिन अभी संभावना ये है कि चूंकि एफआईआर दर्ज हुआ और पुलिस इंक्वायरी के लिए गई है, तो चूंकि धाराएं उसमें नॉन अवेलेबल हैं, इसलिए उसको उसके वकील का सलाह ये रहेगा कि आप अभी हट जाइए और इससे बचने के लिए हम लोग बेल और इसके अदर प्रोसेसेस में जाएंगे जो लॉ हमको प्रोवाइड करता है। इसलिए वो वहाँ से फरार हुई हैं। फरार के लिए
बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट वगैरह और समन वगैरह की स्थिति आएगी, उसके बाद ही फरार घोषित किया जा सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सर, सुशांत के सभी जो फैंस हैं वो जानना चाहते हैं कि चूंकि इस एफआईआर में सुशांत के पिता ने सुशांत की मौत को आत्महत्या के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन क्या ये, जैसा कि सोशल मीडिया पर और अब तो श्री सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सुशांत की हत्या का संदेह जाहिर किया है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इसी एफआईआर पर यदि सबूत मिले तो हत्या का अभियोग भी लगाया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ये 306 अबेटमेंट फॉर सुसाइड है, जिसकी सज़ा 10 साल है, लेकिन हत्या में आजीवन कारावास और फांसी तक है। प्रश्न इस बात का उठता है कि जो एफआईआर के सिंह जी ने दायर किया है, उस एफआईआर में उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है कि ये आत्महत्या है। ये कथित तौर पर कही गई बातें हैं कि आत्महत्या है और आत्महत्या का अमली जामला पहनाया गया, इसीलिए बम्बई पुलिस ने यूडी केस दर्ज किया, नहीं तो वो एफआईआर दर्ज करती अज्ञात के विरुद्ध। चूंकि एक एफआईआर बम्बई पुलिस ने नहीं दर्ज किया, बम्बई पुलिस ने यूडी केस दर्ज किया, यानी कि अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि ये आत्महत्या का मामला लेकर के बम्बई पुलिस चली, जो संभवतः उनके पिता को भी लगा होगा कि ये संभावना हो सकती है। लेकिन ये संभावना जांच के क्रम में उपस्थित हो जाएगा, विवेचन से सारा, पुलिस के विवेचन से सारा समस्या सामने आ जाएगी कि ये आत्महत्या के लिए उकसाया गया, कंपेल किया गया, या उसको आत्महत्या का रूप दे करके ये एक हत्या किया गया। ये तमाम साक्ष्य, सबूत और इन सारी चीज़ों को जोड़ने के बाद ये कड़ी पता चल सकती है। अगर ये बाद में हत्या का मामला नज़र आता है तो इसमें सेक्शंस चेंज होने में कोई बड़ी बात नहीं है, आवेदन दे करके 302 का मुकदमा फिर इस पर कायम किया जा सकता है। चूँकि जो जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई कि बम्बई पुलिस ने जिस तरह से यूडी केस दर्ज किया और उसके बाद की उनकी तहकीकात हुई, वो काफ़ी सस्पिशियस हुआ और इमेच्योर टाइप का इन्वेस्टिगेशन लगा। क्योंकि इस तरह के मामले में जहाँ पर में आत्महत्या संदेहास्पद प्रतीत हो और कुछ लोगों के कहने पर उसको नहीं मान लिया जा सकता है, वो उस प्लेस ऑफ ऑकरेंस जहाँ घटना घटित हुई है, उस कमरे की वास्तु स्थिति, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। उन सारी चीज़ों को उसको लेना, उसके पीछे जाना, आगे जाना, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस को देखना, ये सारी चीज़ें न्यायालय में साक्ष्य के रूप में बहुत मायने रखती हैं। जैसा कि बॉम्बे पुलिस के सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि लैपटॉप का रिकवर नहीं किया जाना, मोबाइल का रिकवर नहीं किया जाना, उसको सीज नहीं करना, फ्लैट को सील नहीं करना, वहाँ से सामान रिया चक्रवर्ती के द्वारा उठा करके ले जाना, ये सब लैप्सेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कहा जाएगा। और उस कमरे की एक एक चीज़ को यथास्थान फॉरेंसिक टीम आएगी, फॉरेंसिक टीम उसमें बताएगी, हम फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स आएंगे, फिंगरप्रिंट्स के लिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें, एक एक गिलास, एक एक चम्मच, जिस चीज़ का भी उपयोग हुआ है, उस सारी चीज़ों को उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक और सवाल जो जहन में उठ रहा है सर, कि सीबीआई जांच की मांग जो इतने जोर शोर से पूरे सोशल मीडिया पर भी उठाई जा रही है और अब बहुत सारे बड़े लोग भी इससे जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी जैसा सरकार का रुख सामने आया है महाराष्ट्र सरकार का कि वो इसके लिए तैयार नहीं है, तो क्या कानून में इसके लिए कोई रास्ता है? और एक कोई पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था, जो आज 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया, लेकिन जो भी पीआईएल फाइल किया गया होगा वो कुछ ज़्यादा जल्दबाजी में फाइल किया गया, क्योंकि किसी भी केस में सीबीआई को ट्रांसफ़र कर देने के लिए आवश्यक है कि न्यायालय को ये लगे कि इससे किसी ऐसे व्यक्ति या कुछ कारण से, ऐसा कोई कारण है जिसके कारण जो है वो इन्वेस्टिगेशन बाधित हो सकता है या उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। लेकिन अभी तक न तो कोई ऐसा नाम आया, न कोई ऐसी बात आई कि जिसके कारण ये कहा जाए कि ये इसको बाधित कर रहे हैं, इसलिए इसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई या इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराई जाए, बम्बई पुलिस से नहीं कराई जाए। ऐसा अगर कोई नाम आया होता या इस तरह की कोई बात आई होती तो ये पीआईएल फाइल करने का कोई मायने मतलब है। इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, फिर उसके बाद देखी जाएगी, लेट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट। तो इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर कोर्ट नहीं करना चाहती है। अब इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसके बाद ये सामने आए साक्ष्य के रूप में कि फलां व्यक्ति को बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन ऐसे किया गया, तो जरूर न्यायालय उसमें इंटरफेयर करेगी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। यही न्यायालय का काम है, फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए जो ज़रूरी होगा वो न्यायालय कदम उठाएगी। जी, इस केस पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, जानू जंक्शन के साथ बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।